यार गौरी कितनी लकी है ना, गांव में रहने के बावजूद उसकी शादी दुबई जैसे बड़े शहर में हो रही है। हाँ, और इसके घर वाले ज्यादा अमीर भी नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत अच्छी हो उसकी जिंदगी आलीशान घरों में बीतती है। यार तुम लोग परेशान मत हो, हम सबकी शादी इसी तरह होगी। नहीं यार ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर बार हम जो सपने सजाएं वो पूरे हों। दुबई जैसा बड़ा घर मिलना सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता। देखो तुम लोगों की किस्मत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो किसी अच्छे और बड़े घर में शादी करूंगी। हर दिन की ये गरीबी मुझसे नहीं झेली जाती। इस तरह अंजलि अपने दोस्तों से बातें करते हुए शादी एंजॉय करती है और शादी खत्म होने पर अपने घर लौटती है। अरे वाह बेटी, इतनी जल्दी? हाँ माँ, शादी जल्दी खत्म हो गई थी ना, तो रुक कर क्या करती। अच्छा मैं खाना खाकर आई हूँ, जा रही हूँ सोने। इतना कहकर अंजलि अपने छोटे से कमरे में जाकर सो जाती है। इसी तरह फिर अगले दिन एक तो ये गर्मी, ऊपर से लकड़ियाँ भी नहीं जल रही और धुआं इतना हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल है। अंजलि चूल्हे पर खाना बना रही थी और लकड़ी न जलने की वजह से धुआं पूरे घर में फैल जाता है, जिससे श्यामलाल अरे बेटी थोड़ा जल्दी खाना बना ले, धुआं आंखों में लग रहा है। हाँ पापा, बस एक बारी लकड़ियाँ जल जाएं, फिर जल्दी से आलू का चोखा लगाकर रोटी बना लूंगी। इतना कहकर अंजलि जैसे तैसे गर्मी में पसीने से लथपथ होकर खाना बनाती है और फिर कुएं से पानी लेने जाती है। अरे ओ अंजलि, क्या बात है, कब तक अपने मायके में बसी रहेगी? अपने ससुराल कब जाएगी? अरे इसके माँ बाप तभी शादी करवाएंगे ना जब देने को दहेज होगा। हाँ, और इसके सपने भी कहाँ कम है। जब इसके घर रिश्ते भेजती हूँ तो ऐसे मना करती जैसे मानो खुद और पति की बेटी हो। देख अंजलि बेटा, तेरे सपनों का राजकुमार तुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए सही घर देखकर शांति से शादी कर ले। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाने चाहिए। अंजलि सभी के ताने सुनती है और कुएं से पानी भरकर घर आने लगती है। ये लोग चाहे जितनी ताने मार ले, लेकिन मैं तो किसी बड़ी और अच्छे घर में ही शादी करूंगी जहाँ मुझे ये सारी परेशानियां ना उठानी पड़े। सुबह खाना बनाते वक्त रात को खाना मिलेगा या नहीं ये सोचना ना पड़े। ये सोचते हुए अंजलि पानी लेकर अपने घर पहुंचती है। दरअसल अंजलि एक छोटे घर की बड़े सपनों वाली लड़की थी। गांव के सभी लोगों के ताने सुनने के बावजूद उम्मीद नहीं छोड़ती है। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोग इतने गंभीर और शांत क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? देख बेटी, अब बहुत देर हो गई है, मेरे ख्याल से अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, और एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया। इस जमाने में वैसा घर नहीं मिलेगा। हम कल ही तेरे लिए रिश्ता लेकर वहाँ जाएंगे, तुझे मंजूर है ना? अच्छा घर, मतलब जरूर मेरे सपनों जैसा ससुराल होगा, मेरे सपनों का राजकुमार। अंजलि ये सोचकर शर्मा कर वहां से चली जाती है और ये देखकर उसके घर वाले कल रिश्ता लेकर जाने का फैसला लेते हैं और अगले दिन रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। अरे भाई साहब, आप यहाँ कुछ काम था क्या? जी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अनुभव के लिए लाया हूँ। अरे श्यामलाल जी आइए बैठिए, मीनाक्षी इनके लिए पानी लेकर आओ। दरअसल मैं बताना भूल गया था, मैंने ही इन्हें बुलाया है। अच्छा जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी मटके से पानी लाकर श्यामलाल को देती है और चटाई बिछाकर श्यामलाल को बिठाती है। देखिए, आप लोगों ने तो मेरी बेटी को देखा ही है, बस अब ये आप बता दीजिए कि रिश्ते के बारे में क्या सोचना है। मैं भी आपकी बेटी अंजलि को देख चुकी हूँ और गाँव में उसके बारे में काफी अच्छी बातें भी सुनी है, इसीलिए हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। चलिए फिर मैं शादी की तारीख निकलवा कर आपको बताता हूँ। इस तरह श्यामलाल अंजलि का रिश्ता अनुभव के साथ तय करके वापस अपने घर लौटता है और घर वालों को इस बारे में बताता है। अरे मैं तो कोई बड़ा घर सोच रही थी, ये तो मनीष चाचा निकले। अब मैं उस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? अंजलि ये सोचकर थोड़ी हिम्मत करती है और अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ आपको नहीं लगता लड़का बहुत गरीब है और ऐसे परिवार में मैं ठीक से रह नहीं पाऊंगी? बेटी परिवार गरीब नहीं है, बस थोड़ा साधारण है, और फिर हम अपने बराबरी में ही तो रिश्ता जोड़ेंगे। अमीर से नाता जोड़कर अपमान का घूंट थोड़ी ना पीना है हमें। इतना कहकर सीमा घर के कामों में लग जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और सभी रीति रिवाज के साथ अंजलि की शादी अनुभव के साथ करवा दी जाती है। और फिर गृह प्रवेश के वक्त बहू अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर इस घर में गृह प्रवेश करो। भाभी थोड़ा संभल कर, चौखट थोड़ा टूटा है और इस तरफ कील भी निकली हुई है। नंदिनी की बात सुनकर अंजलि घर में गृह प्रवेश करती है। घर में लगे जाले, टूटी दीवार और छोटा सा बिस्तर, बगल में रखा चूल्हा देखकर अंजलि के सपनों के साथ पैर भी डगमगा जाते हैं। क्या ये मेरा ससुराल है? हाँ बहू, ससुराल तो तेरा छोटा ही है,
और यहाँ रह पाना भी बहुत मुश्किल, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है सो यही है। हाँ, अब इसी छोटे से ससुराल में तुम्हें जिंदगी भर रहना पड़ेगा और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने न जाने क्या क्या सपने देखे थे और सब चूर चूर होकर बिखर गए। अब तो खाना बनाने के लिए गैस भी नहीं मिलेगी मुझे और यहीं रहना भी होगा। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? रात काफी हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल गई थी। जा बहू, जाकर आराम कर ले, फिर कल सुबह तो तेरी पहली रसोई भी है। मीनाक्षी की बात सुनकर अंजलि अनुभव के साथ कमरे में जाती है और कुछ ही देर में बिस्तर पर सो जाती है। और फिर अगली सुबह, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाना कहाँ बनाना है? बहू, वैसे तो मैं बाहर खाना बनाती हूँ गेट पर, लेकिन अगर तू चाहे तो तू यहाँ पर भी खाना बना सकती है। देख, वो रहा चूल्हा। मीनाक्षी की बात सुनकर अंजलि चूल्हे के पास जाती है और लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर ही खाना बनाने लगती है। ये भगवान, यहाँ पर तो ऐसी गर्मी लग रही है जैसे मानो घर के नीचे कोई फैक्ट्री चल रही हो। लेकिन अब जो भी हो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभाऊंगी। ये सोचकर अंजलि जल्दी जल्दी चूल्हे पर अपना खून पसीना एक करके सभी के लिए टेस्टी टेस्टी पकवान बनाती है और कुछ देर में सभी को खिलाती है। वाह भाभी, आपके हाथों का खाना कितना ज्यादा टेस्टी है। हाँ अंजलि, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना टेस्टी खाना बनाना जानती हो। सच में भाभी, आपके हाथों का खाना तो किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा टेस्टी है। इस तरह अंजलि की पहली रसोई की रस्म पूरी होती है और अंजलि अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद, ये लीजिए अनुभव जी, आपका टिफिन। काम करने के चक्कर में भूखे मत रहिएगा, खेती से फुर्सत पाकर टिफिन भी कर लीजिएगा। अंजलि, तुम सच में कितनी ज्यादा अच्छी हो ना। कुछ दिनों में तुम इस माहौल में कुछ इस कदर ढल गई हो जैसे मानो ये सालों से चला आ रहा है। अनुभव जी, जब बात जिम्मेदारियों की और अपनों की हो तो चीजें सीखने में ज्यादा देर नहीं लगती। अंजलि की बात सुनकर अनुभव हल्की मुस्कान के साथ अपने काम पर चला जाता है और अंजलि घर का काम करने लगती है। तभी अचानक लाइन चली जाती है। हे भगवान, अचानक लाइट क्यों चली गई? इतनी गर्मी लग रही है कि दिमाग भी गर्म हो गया है। बहू, जरा हाथ से झलने वाला पंखा दे दो। हाँ पापा जी, ये लीजिए। वैसे ये लाइट भी ना गर्मी में ही जाती है हमेशा। सच में यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ, चलो ना हम अपने एसी वाले घर में चलते हैं। एसी वाला कमरा? हमारे घर में एसी भी है? अरे नहीं नहीं, वो तो बस ये कहना चाहती है कि हम हमारी आंगन चलते हैं, वहां से आम लाके आराम से आम खाएंगे। बहू, तुम आम ले आओगी? इतना कहकर मनीष अंजलि को आम लाने भेज देता है। अरे तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? अभी बहू को शक हो जाता। वही तो, जुबान कैंची की तरह तेज है, तो जुबान तो फिसलेगी। थोड़ा जुबान पर लगाम दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भांडा फूट जाए। हाँ मम्मी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। सभी बात कर रहे थे कि तभी वहां अंजलि आती है, जिसे देखते ही सब चुप हो जाते हैं, जैसे मानो अंजलि से कोई बड़ा रहस्य छुपा रहे हो। इसी तरह फिर आधी रात को, अरे इतनी रात को अनुभव जी कहाँ चले गए? शायद पानी पीने गए होंगे, मैं देख कर आती हूँ। ये सोचकर अंजलि कमरे से बाहर निकलती है और किचन में जाने लगती है कि तभी स्टोर रूम के पास से उसे किसी के बात करने की आवाज और चमकती लाइट दिखाई पड़ती है। वहाँ कौन है इतनी रात को? वहाँ से बात करने की आवाज और ये लाइट? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। अंजलि बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। बाहू, तू आधी रात को यहाँ क्यों आई? अंजलि घबराकर पीछे मुड़ती है तो मीनाक्षी को खड़ा पाती है। मम्मी जी, आप मैं तो बस पानी पीने आई थी, तभी मैंने देखा कि कुछ भी देखा हो, लेकिन आइंदा से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी इस तरह आधी रात को। चल अब जा अपने कमरे में। मीनाक्षी की बात सुनकर अंजलि डरकर वापस अपने कमरे में आती है। मैंने तो भगवान से दुबई जैसा अमीर ससुराल मांगा था, ये तो भूत बंगले जैसा है। आज के बाद कभी वहां नहीं जाऊंगी। अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है और दोबारा स्टोर रूम में न जाने का फैसला लेती है। इसी तरह फिर अगले दिन दोपहर को, अंजलि तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो, बहुत सिर दुख रहा है। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं अभी बना देती हूँ। अंजलि इतना कहती है कि तभी अनुभव को फोन बजता है। देखो, एक के बाद एक बस फोन ही आए जा रहे हैं, कब मेरा काम खत्म होगा? आपके पास आईफोन 17 है, वो भी बिल्कुल नया। क्या आईफोन? अरे नहीं नहीं, वो ये तो पुराना है। तुम जाओ, मेरे लिए जल्दी चाय बना दो। अंजलि बिना कुछ कहे चूल्हे पर आकर चाय बनाने लगती है। अनुभव जी ने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो आईफोन किसी भी कीमत पर नकली नहीं हो सकता, और अगर आईफोन नया है तो अनुभव जी ने तो इतना महंगा फोन क्यों खरीदा, वो भी सिर्फ खेती के लिए?
अंजलि घर की सारी छोटी से छोटी चीज नोटिस करने लगती है। फिर एक दिन जब अंजलि घर में पोछा लगा रही थी तो घर में तो इतनी गर्माहट है और बाहर धूप भी इतनी ज्यादा है, तो फिर जमीन इतनी ठंडी कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे मानो दीवार के पीछे किसी ने एसी ऑन कर रखा हो। अंजलि ये सोच रही थी कि तभी वहां नंदिनी आती है। क्या हुआ नंद जी, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं भाभी, बस लैपटॉप पर कॉलेज का कुछ काम करना है, बहुत जरूरी है, तो बस वही लेने स्टोर रूम जा रही थी। क्या लैपटॉप, वो भी स्टोर रूम में? आपके पास लैपटॉप भी है? अरे नहीं नहीं भाभी, आपको तो पता ही है हमारी हालत, और ऐसी हालत में इतना महंगा लैपटॉप कहाँ से आएगा? वो तो मैं अपनी दोस्त से मांग कर लाई थी कॉलेज की पढ़ाई के लिए। अच्छा, दोस्त का है, ठीक है, फिर जाइए अपना काम कर लीजिए, आपकी फ्रेंड को रिटर्न भी तो करना होगा। इतना कहकर अंजलि दोबारा पोछा लगाने लगती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन फिर आधी रात को अंजलि को सोते वक्त बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज आती है। हमारे गांव में तो कोई भी इतना अमीर नहीं है जिसके पास इतनी महंगी कार हो। खिड़की से देखती हूँ, आखिरकार बाहर है कौन? यह सोचकर अंजलि तुरंत खिड़की खोलती और बाहर की तरफ देखने लगती है, लेकिन तब तक वहां से कार जा चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी फोन, कभी लैपटॉप, कभी कार। आखिरकार मेरे घर वाले मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अंजलि धीरे धीरे घर की हर एक चीज नोटिस करने लगती है और फिर ओवरथिंकिंग की वजह से काफी बार उसका सिर भी दुखने लगता है। अब इसी तरह एक दिन जब अंजलि कपड़े सजा रही थी तो मुझे नंद जी का वो ब्लैक वाला सूट तो मिल ही नहीं रहा। कपड़े सुखाते वक्त उड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। जाकर ढूंढती हूँ वरना पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये सोचकर अंजलि नंदिनी की सूट घर के हर एक कोने में ढूंढने लगती है और फिर आखिरकार स्टोर रूम में पहुंचती है जहां उसे जाने के लिए सख्त मना किया गया था। भले मम्मी जी ने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया है, लेकिन सूट ढूंढना भी बहुत जरूरी है। नया ही था, अगर खो गया तो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो जाएगी। यह सोचकर अंजलि स्टोर रूम के अंधेरे में सूट ढूंढने लगती है। तभी अंजलि का हाथ एक स्विच पर लगता है और धड़ाम से आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी तेज आवाज, कहीं कुछ गिर गया क्या? अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है कि तभी जमीन दो हिस्सों में बंटने लगती है और सामने एक बड़ी चमकदार सीढ़ी सामने आती है। घर के अंदर इतनी चमकदार सीढ़ी, आखिरकार इस सीढ़ी के नीचे क्या? बहुत हो गया डरना, अब मैं सच्चाई पता लगा कर रहूंगी। फिर अंजलि बिना कुछ सोचे समझे सीढ़ी के सहारे उतरकर एक बड़े से बंगले में पहुंचती है जहां चमकदार लटकते झूमर, महंगे कारपेट और एक्सपेंसिव शोपीस रखे थे और इन सभी के बीच सोफे पर बैठा अनुभव लैपटॉप में काम कर रहा था। ये सब क्या है अनुभव जी? अंजलि की आवाज सुनकर अनुभव कोट पैंट पहने लैपटॉप पर एक बड़ी बिजनेस डील छोड़कर खड़ा होता है। झोपड़ी के पीछे दुबई जैसे छुपा हुआ मेरा ये ससुराल, आप लोगों ने इसके बारे में मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? अनुभव जी, आपने मुझे धोखा दिया है। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, सच्चाई कुछ और है। अनुभव इतना कहता है कि तभी पीछे से पूरा परिवार वहां पहुंचता है। तो आखिरकार बहू, तुझे असलियत पता चल ही गई। हम भी तुझे सच्चाई बताने वाले थे, लेकिन क्या मम्मी जी, आखिरकार मैं अपने पूरे परिवार को छोड़कर शादी करके ससुराल आई, इस घर को अपना परिवार माना और आप लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा और मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। बहू, हम चाहते थे कि हम तुझे सही वक्त पर यह सच्चाई बताएं। हाँ, और तुम्हें जानना है ना कि आखिरकार हम इतना बड़ा घर होने के बावजूद एक मिट्टी के छोटे से घर में क्यों रहते हैं? तो देखो। इतना कहकर अनुभव दीवार पर टंगे अपने बड़े भाई का फोटो उठाता है और अंजलि के पास लाकर कहता है, ये देखो, ये मेरे बड़े भैया हैं। पूछती थी ना कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं, उनका क्या हुआ, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? दरअसल हमारे दुश्मनों ने पैसों के लालच में इन पर हमला कर दिया और आज ये इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ बहू, तेरे दादाजी की जान भी इसी वजह से गई है और जब इन पैसों की वजह से हमने अपने करीबियों को खुद से दूर होते देखा तो हमने फैसला लिया कि हम अपने पैसों को सभी से छुपाएंगे और सीधी सादी किसानों वाली जिंदगी जिएंगे। मनीष की बातें सुनकर अंजलि सहित सभी की आंखें नम हो जाती हैं और माहौल गंभीर हो जाता है कि तभी मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान बड़े भैया की आत्मा को शांति देंगे। हाँ माँ, ब्रोकर क्या फायदा, भैया तो वापस नहीं आएंगे ना, और वो हमें इस तरह रोते देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अपने आंसू पोंछ लो। माहौल बहुत भारी हो गया था। नंदिनी और अंजलि मिलकर सभी का मूड खुशनुमा करते हैं और फिर सभी वापस अपने छोटे से घर में आकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, मम्मी जी, आज क्या बना दूं नाश्ते में? आटा खत्म हो गया है तो रोटी नहीं बना सकती। बहू, जब तुम सब जान गई हो तो फिर रूखी सूखी रोटी क्यों खाना? चल, आज हम तुझे तेरा अमीरों वाला सपनों का दुबई जैसा ससुराल दिखाते हैं। हाँ भाभी, भले आप कल घर के अंदर गई थी लेकिन आपने पूरा घर देखा नहीं था। चलिए आज मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ।
इतना कहकर नंदिनी मीनाक्षी के साथ पूरा परिवार अंजलि को लेकर उसके महलों जैसे ससुराल में जाता है, जहां घर के अंदर ही स्विमिंग पूल से लेकर थिएटर, जिम से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट के रूम तक सब बने हुए थे। साथ ही डिजाइनर कपड़ों से पूरा शोरूम भरा हुआ था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरी शादी इतनी बड़ी घर में हुई है, झोपड़ी से सीधा महल। भाभी वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिरकार आपके सब्र का भला आपको मिल ही गया। सच में ये सब तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। झोपड़ी से सीधा महल तक का सफर मुश्किल तो था लेकिन मजेदार भी। वैसे भाभी आज दुबई से कुछ लोग मीटिंग के सिलसिले में घर आने वाले हैं, इसीलिए आप अपनी साड़ी बदल लीजिए। लेकिन मेरे पास साड़ी नहीं है। तो क्या हुआ भाभी, आपके ससुराल में बनाए कपड़ों का शोरूम किस दिन काम आएगा? आपको यहाँ से जो कपड़े पसंद है वो पहन लीजिए और तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है और अंजलि महंगी ब्रांडेड साड़ी पहनकर तैयार होती है। इतनी महंगी साड़ी, इतनी ब्रांडेड चीज मैंने तो सपनों में भी नहीं देखी थी। सच में भगवान आपने तो कमाल कर दिया। अंजलि साड़ी पहनकर खुशी खुशी तैयार होती है और नीचे हॉल में आकर सभी के साथ सोफे पर बैठती है, जहां कुछ क्लाइंट्स भी मौजूद थे। देखिए, आप लोगों को पता भी है कि हम सभी से कितना छुपाते छुपाते यहाँ आए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के यूनिक आइडिया की वजह से। वही तो, वरना हम चाहे तो किसी से भी दुबई में पार्टनरशिप कर ले, लेकिन आप जैसा आइडिया कोई नहीं देता। अरे मल्होत्रा जी, बिजनेस यूनिक आइडिया से ही चलता है, और फिर एक बार यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए फिर हम अपना बिजनेस दुबई से भी ऑपरेट करेंगे। ओह रियली, इट्स गुड। वैसे हम मीटिंग शुरू करें? या ऑफ कोर्स। बाय द वे, ये दुबई वाली फैक्ट्री में जो... इसके बाद मनीष और बाकी के सभी लोग मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और दूर खड़ी अंजलि अपने ससुर और पति को इस तरह इंग्लिश बोलते देखकर हैरान रह जाती है। मैं जिन्हें गंवार समझ रही थी वो तो इतने ज्यादा अमीर और पढ़े लिखे निकले। तभी अंजलि को उसकी माँ का फोन आता है। बेटी, इतने दिन हो गए तूने फोन नहीं किया, तू ठीक तो है ना? माँ ठीक ही कह रही है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने ससुराल में। आपने जिस ससुराल को गरीब समझकर मेरी शादी करवाई थी वो तो असलियत में... तभी वहाँ मीनाक्षी और नंदिनी आती है और अंजलि के हाथ से फोन लेकर कट कर देती है। मम्मी जी, ये क्या किया आपने? बहू, तू पागल हो गई है क्या? हमने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तू अपने मायके वालों को बता रही है। हाँ भाभी, ये सेफ नहीं है, इसीलिए आज के बाद आप फोन पर किसी को भी इस बारे में मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अंजलि की बात सुनकर मीनाक्षी और नंदिनी वहां से चली जाती हैं। इसी तरह फिर रात को आप सभी यहाँ पर आराम से क्यों बैठे हैं? आप सबको ऊपर घर में जाकर सोना नहीं है? ओह माय गॉड भाभी, जब इतना बड़ा घर हो तो हम वहाँ जाकर क्यों सोएं? और वैसे भी रोज रात को हम यहीं सोते हैं। तो अब पता चला रात में आप सब लोग जाते कहाँ थे? बेचारी भाभी, आप तो डर ही जाती होंगी। अमन की बात सुनकर सभी हंसते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सोते हैं। अंजलि पहली बार मखमल के बिस्तर पर लेटती है। यहाँ के बिस्तर भी कितने ज्यादा अच्छे और मुलायम हैं। हमारे ऊपर वाले घर में तो ऐसे बिस्तर थे जिनकी वजह से कमर तक दुख जाती थी। हाँ अंजलि, यहाँ सारी चीजें आरामदायक। वैसे अंजलि, मुझे माफ कर दो, न चाहते हुए भी मैंने तुमसे इतनी बड़ी बातें छुपाई और इसकी वजह से तुम्हें न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं, बीती बातों को भूल जाइए। रात हो गई है, लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। रुको, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। हे एलेक्सा, ऑफ द लाइट। अनुभव इतना कहते हैं और सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और दोनों आराम से सो जाते हैं। इसी तरह फिर अगले दिन दोपहर को। भाभी चलिए ना, हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं। वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलिए। वैसे भी बचपन से मेरा स्विमिंग पूल में नहाने का सपना था। इतना कहकर अंजलि नंदिनी के साथ स्विमिंग पूल में जाती है और दोनों स्विमिंग पूल में पैर डालकर बातें करने लगते हैं। सच में यहाँ कितना ज्यादा मजा आ रहा है। गर्मी का असली मजा तो स्विमिंग पूल में ही आता है। इस तरह अंजलि अपनी नंद के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय करती है। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सच्चाई जानने के बाद अब अंजलि की खुशियां सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। इसी तरह फिर एक दिन खास खास कर पेट दर्द हो गया, लेकिन ये लकड़ियां जलने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश की वजह से सारी गीली हो गई हैं। अब इन गीली लकड़ियों को जलाना 100 चूहे एक साथ पकड़ने जैसा है। अंजलि अपने ससुराल की सच्चाई जानने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती और गर्मी में काम करती है कि तभी बहू, अगर लकड़ियां नहीं जल रही हैं तो आज हम अपनी जमीन के नीचे वाले घर में ही खाना खा लेते हैं। वैसे भी गर्मी में तुम भी खाना बनाकर परेशान हो गई होगी। क्या सच्ची इतने दिनों बाद इतना टेस्टी और अलग अलग वैरायटी का खाना खाने मिलेगा? हाँ, मैं वहाँ के स्टाफ को कह देता हूँ, उन्होंने खाने की तैयारी कर दी होगी अब तक। मनीष की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और सभी लोग ऊपर से गरीब लेकिन नीचे से महलों जैसे दिखने वाले घर में जाते हैं
और ऑटोमेटिक डाइनिंग टेबल पर बैठकर दुबई का फेमस खाना खाना शुरू करते हैं। बहू तो खड़ी क्यों है, तू भी बैठ जा और हम सबके साथ ही खाना खा। लेकिन मम्मी जी, खाना सर्व कौन करेगा? ओ बहू, इतनी सारी स्टाफ तो है, इनमें से कोई भी खाना दे देगा, और वैसे भी हम खुद भी तो ले सकते हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर अंजलि भी डाइनिंग टेबल पर बैठती है और सभी के साथ दुबई की फेमस चीजें खाना शुरू करती है। इस घर में शादी होने के बाद मैंने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन ये घर तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा निकला। इस तरह बाहर से झोपड़ी और अंदर से महल जैसे ससुराल में अंजलि खुशी खुशी सभी के साथ रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक, क्या हुआ अंजलि, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस पानी लेने जा रही थी। बहू सच में तू कितनी ज्यादा अच्छी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तू अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती और हमारी परेशानियां भी समझी। पापा जी, आखिरकार ये सिर्फ मेरा ससुराल ही नहीं बल्कि परिवार है। अगर मैं यहाँ की परेशानियां नहीं समझूंगी और जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगी तो फिर मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, और फिर ये सब तो आप अपनों के लिए ही कर रहे हैं ना। इतना कहकर अंजलि बाहर कुएं से पानी लाने चली जाती है। और फिर बहू हमारा आधा सच सुनकर कितनी ज्यादा खुश है। अगर उसे हमारा पूरा सच पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। पापा, हमें अंजलि को या फिर घर के किसी भी सदस्य को पूरी सच्चाई बताएंगे ही नहीं। ये सिर्फ मेरे और आपके बीच की ही बात है और हमारे बीच में ही रहेगी। सच्चाई अंजलि के सामने आने के बावजूद कोई एक ऐसा राज था जो सिर्फ अनुभव और मनीष के बीच था। लेकिन क्या, आइए जानते हैं। अरे रामू काका, इतनी धूप में आप कहाँ जा रहे हैं? ये उम्र आपकी काम करने की नहीं है, घर में आराम करने की है। अरे बेटा, उम्र हो गई है तो क्या हो गया, इस पापी पेट को भरने के लिए पैसे तो चाहिए। और फिर इस गांव में कौन है जो मुझे जैसे लाचार बूढ़े की मदद करे। काका, आप हमें कैसे भूल सकते हैं? आपको अगर मदद की जरूरत थी तो आपने हमें याद क्यों नहीं किया? आखिरकार हम भी तो आपके बेटे की तरह ही है ना। अरे हाँ बेटा, तुम लोग मेरे बेटे की तरह हो तो इतना मदद करते हो। देखना, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर तुम लोगों का साथ दूंगा। काका, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ये पैसे लीजिए और घर में आराम कीजिए, बाहर कड़ी धूप में काम नहीं। इतना कहकर अनुभव रामू काका को पैसे दे देता है और मनीष के साथ वापस घर आता है। दरवाजे पर खड़ी अंजलि ये सब देखकर सभी से कहती है, पापा जी, आप लोगों को बाहर उस बूढ़े अंकल की मदद करने की क्या जरूरत थी और क्यों? बहू, मदद जरूरत देखकर की जाती है। हाँ अंजलि, पापा सही कह रहे हैं, और वैसे भी जरूरत पड़ने पर इंसान काम आते हैं, ये चंद कागज के टुकड़े नहीं। अनुभव की बात सुनकर अंजलि खुद से बड़बड़ाते हुए काम करने लगती है। न जाने मेरे परिवार वालों को इतना महान बनने की क्या जरूरत है, बस पैसा वेस्ट करते। मैं भी देखती हूँ जरा, आखिरकार ये गरीब लोग कौन सी मुश्किल परिस्थिति में हम जैसे अमीरों का साथ देते हैं। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अंजलि के ससुराल वाले अपनी अच्छाई करना नहीं छोड़ते तो अंजलि उन्हें ताना मारना। इसी तरह एक दिन, पापा जी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? बहू, आज हमारे लिए ऊपर रहना खतरों से खाली नहीं है। हाँ, आज हमारी रक्षा ये अंडरग्राउंड घर ही कर सकता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, वरना हमारे परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्यों? आखिरकार आज ऐसा क्या होने वाला है? क्या दुश्मन हम पर अटैक करने वाले हैं? अंजलि इतना कहती है कि तभी पूरे घर में जोर जोर से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और सभी डर जाते हैं। बेटा अनुभव, ये कैसी आवाज है? माँ, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि डटकर सामना करने का है। ये सिक्योरिटी अलार्म है और गुंडों ने हम पर हमला कर दिया है, इसलिए ये बज रहा है। इतना कहकर अनुभव, मनीष और अमन तीनों सिक्योरिटी रूम में जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी बंदूकें, तलवार, खंजर जैसी चीजें रखी हुई थी और साथ ही लैपटॉप में कैमरे की वीडियो चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकता है? अगर इसने दोबारा हम पर अटैक किया तो हम सब क्या करेंगे? पापा, इसके आने से सिर्फ हम पर अटैक ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बदल जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है हम जिंदा न बचे। तभी वहां घर के बाकी सदस्य भी आते हैं और मीनाक्षी लैपटॉप में देखती है और उसकी आंखें कांप उठती हैं। आर्यन बेटा जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार सच्चाई क्या है? अगर ये बड़े भैया हैं तो फिर उन गुंडों के साथ क्यों मिले हुए हैं? और आपने तो कहा था कि वो मर गए हैं, फिर जिंदा कैसे? दरअसल हमने तुम सबसे झूठ कहा था। सच्चाई तो ये है कि आर्यन भैया की कभी डेथ हुई ही नहीं थी। क्या मतलब? मैंने मेरे जिंदा बेटे के फोटो पर हाथ चढ़ाया, आखिरकार क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने मुझे सच्चाई? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं जा रही हूँ आर्यन के पास। तुम सब धोखेबाज हो। नहीं मीनाक्षी, तुम वहां नहीं जा सकती। अब हमारा बड़ा बेटा हमारा बेटा नहीं बल्कि दुश्मन बन गया है। वो हम सब की जान लेना चाहता है। लेकिन आखिरकार क्यों? दरअसल आज से 10 साल पहले इसी गुंडों की टीम ने हम पर अटैक किया था और हमारे सामने 2 शर्तें रखी थी।
अगर अपना बड़ा बेटा वापस चाहिए तो अपनी सारी संपत्ति और लाखों का बिजनेस सब हमारे हवाले करना पड़ेगा। अभी तुम अपने बड़े बेटे को लेकर जा सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने सारी संपत्ति और बिजनेस तुम्हें दे दिया तो तुम इस पूरे गांव को बर्बाद कर दोगे, और मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस गांव के लोगों के साथ अत्याचार नहीं होने दे सकता। मनीष की बात सुनकर बंदूक की नोक पर घुटनों के बल बैठा आर्यन चीख पड़ता है। पापा पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बड़े भैया। बेटा मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता, और फिर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि सारे पैसे देने के बाद ये हमें छोड़ देंगे, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ेगा। मनीष दिल पर पत्थर रखकर आंखों में आंसू लिए अपने बड़े बेटे को गांव वालों के बारे में सोचकर वहीं छोड़कर वापस घर आ जाता है। पापा जी, लेकिन फिर भी इन गांव वालों के लिए, जिनसे हमारा कोई नाता रिश्ता भी नहीं है, उनके लिए खुद के बड़े बेटे का त्याग करना गलत था। आखिरकार इन गांव वालों ने हमारे लिए क्या किया? आपने मेरे बड़े बेटे को दांव पर लगा दिया और इन गांव वालों की रक्षा की। मीनाक्षी इतना कहती है कि तभी चारों तरफ से बंदूकों की आवाज आने लगती है और धमकियां सुनकर सभी को घर से बाहर आना पड़ता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लड़ाई का माहौल गंभीर हो जाता है। अरे जिसने हम सब के लिए इतनी मुसीबतें झेली हैं, आज हम उसके साथ गलत नहीं होने दे सकते। हाँ हाँ, हम मनीष जी के साथ हैं। हाँ, मैं भी मनीष जी के साथ हूँ। आखिर उन्होंने हर बुरी परिस्थितियों में हमारा साथ दिया है। गांव वालों की एकता देखकर अंजलि की आंखें भर आती हैं। जिन गांव वालों को मैं लालची समझ रही थी, वो तो एकता के सूत्र में बंधे निकले। आज मुझे समझ में आया, पैसों से बड़ा लोगों का साथ होता है। अंजलि ये सोच रही थी कि तभी गांव में गोलियां चलने लगती हैं और भयंकर युद्ध छिड़ जाता है कि तभी, भैया मुझे लड़ाई नहीं करनी, आपको ये संपत्ति ही चाहिए ना, आप इसे ले सकते हैं। हाँ बेटा, तेरे सामने हमारे लिए संपत्ति कुछ भी नहीं है। तुझे यह गलत फहमी है कि हमने संपत्ति के लिए तुझे छोड़ा, बल्कि हमने तो सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए खुद के स्वार्थ को पीछे रखा। ये सुनते ही गुस्से से भरा आर्यन अपनी बंदूक नीचे करता है। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को लालची समझा, लेकिन आप लोगों ने तो खुद के दिल पर खंजर मारकर गांव वालों के हित के बारे में सोचा। अनुभव का पिघलता स्वरूप देखकर खाला का गुस्सा फूट पड़ता है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास, मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर खाला अनुभव पर बंदूक चलाता है कि तभी आर्यन सामने आ जाता है और गोली आर्यन को लगती है। आर्यन! खाला दूसरी गोली चलाता है कि तभी वहां पुलिस को बुला लिया जाता है और गांव वाले उसे मार मार कर अधमरा कर जेल भेज देते हैं। वहीं अपनी आखिरी सांस ले रहा आर्यन। छोटे, मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तेरी सोच मुझसे भी बड़ी निकली। ये पकड़ घर की चाबियां और आज से तू सुकून की जिंदगी जीना। आर्यन अनुभव के हाथ में चाबी रखते ही दम तोड़ देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, सभी के आंसू सूख जाते हैं और 1 साल बाद भगवान मेरे बेटे की आत्मा को शांति दे। आज पूरे 1 साल बाद मेरे बेटे की बरसी है। मम्मी जी, सारी संपत्ति त्याग देने के बाद जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। इन संपत्तियों का मोह तो हमें पहले भी नहीं था, बस ख्वाहिशें थी जो अब समय के साथ खत्म हो गई हैं। तभी वहां अनुभव आता है। मम्मी पापा जल्दी चलिए, हमने आर्यन भैया के नाम पर सारी संपत्ति बेचकर जो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनवाया है, आज उन सब का उद्घाटन है। अनुभव की बात सुनकर पूरा परिवार सिंपल कपड़ों में गांव के सभी लोगों के सामने बने एक स्टेज पर जाता है और अनाउंस करता है, आज से 1 साल पहले जो भी हुआ, लेकिन अब ये गांव तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। अरे बेटे के मरने पर सारी संपत्ति बेचकर उसके नाम पर स्कूल, कॉलेज खुलवा देने का साहस हर कोई नहीं रखता है। अरे आज इस कलयुग में भी आप जैसे लोगों की वजह से ही अच्छाई और इंसानियत बनी हुई है। पूरा परिवार एक साथ छोटे से घर में सुकून से रहने लगते हैं।